नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज मैं MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा चैप्टर 13 प्रयुक्ति विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाठ परिचय जानते हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा का वरदान मिला हुआ है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में अपनी असीमता को स्थापित करता है। समाज में रहकर ही वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः इसी प्रसंग को लेकर समाज भाषा विज्ञान का उदय हुआ, जो भाषा की सबसे ऊपरी इकाई प्रोक्ति को मानता है। इसके पहले सबसे बड़ा और सबसे बड़ी इकाई के रूप में वाक्य को मान्यता प्राप्त थी। अतः अब यह माना जा रहा है कि वाक्य से ऊपरी इकाई प्रोक्ति है। अतः प्रोक्ति क्या है, इसकी परिभाषा जा सकती है। प्रोक्ति तात्पर्य से युक्त सशक्त वाक्य की एक व्यवस्थित कड़ी है, जिसमें बंध कर संप्रेष्य अपना पूर्ण रूप ग्रहण करता है। अर्थात प्रोक्ति किसे बोलते हैं? युक्त संसक्त वाक्यों की एक व्यवस्थित कड़ी, जिसमें बंध कर संप्रेष्य अपना पूर्ण रूप ग्रहण करता है। संप्रेषण, जो संप्रेषण है वो पूर्ण करता है, यानी पूर्ण अर्थ प्रकाश करता है। प्रोक्ति के द्वारा जिन भाषाओं या प्रसंगों, घटनाओं आदि का विश्लेषण किया जाता है उसे प्रोक्ति विश्लेषण कहेंगे। जैसे कहानी, कविता, गद्यांश, पेरा, पाठ, ये सभी प्रोक्ति के ही अंतर्गत आते हैं। भाषा प्रकार्य, लैंग्वेज फंक्शन देखते हैं। भाषा प्रकार्यात्मक होती है क्योंकि वह संप्रेषण के किसी न किसी प्रयोजन को पूरा करती है। भाषा के प्रकार्यों पर हैलिडे ने विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है तथा भाषा को मात्र व्यवस्था न मानकर व्यवस्थाओं की व्यवस्था माना है। उनका एक बीज वाक्य है जो भाषा को ही नहीं बल्कि भाषा अधिगम को भी परिभाषित करता है। मानव शिशु यह जानता है कि भाषा क्या है, क्योंकि वह यह जानता है कि भाषा क्या करती है और इससे वह कौन कौन सा काम ले सकता है। उन्होंने भाषा प्रकार्य के सामाजिक पक्ष से संबंधित जो प्रारूप निर्धारित किया, उनसे संप्रेषण परक मौखिक भाषा शिक्षण को ही नहीं, साहित्य शिक्षण तथा प्रयुक्ति शिक्षण को भी दिशा मिली। साधना परक प्रकार्य को हैलिडे ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भाषा के इस प्रकार्य का लक्ष्य होता है भाषा का प्रयोग कुछ पाने के लिए करना, जैसे मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, मैं करूँ आदि। हैलिडे के अनुसार टू वांट भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। इसके अतिरिक्त भाषा का प्रयोग दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखो, खेलो, पढ़ो, चलो आदि एक उपागम में से ही अज्ञार्थ के रूप में रखा गया है। हैलिडे ने इसके अंतर्गत चेतावनी, सुझाव, धमकी आदि स्थान दिया है। कुछ उपवर्ग द्रष्टव्य है। अगर घर नहीं चले तो तमाचा मारूंगा। यहाँ शराब पीना मना है। यहाँ पर नियम, वहाँ पर धमकी। कृपया दरवाज़ा से हटकर खड़े हो। चेतावनी,
खुश रहना चाहिए। सुझाव: भाषा का प्रयोग दूसरे से बातचीत के रूप में करना भी भाषा का एक प्रकार है। भाषा प्रयोक्ता की निजता से भी संबंध होती है। अपने भावों, विचारों, इच्छाओं, आकांक्षाओं के लिए भाषा का प्रयोग करना भाषा का महत्वपूर्ण उपयोग है। हैलिडे ने इसे अभिव्यक्त पूरक भाषा कहा है। भाषा यथार्थ की खोज का भी माध्यम है। वह एक साधन भी है चीज़ों के बारे में जानने समझने का। भाषा के माध्यम से हम अपनी दुनिया, अपना परिवेश खड़ा करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, उन्हें अपने ढंग से देखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कहानी, कविता, अनुमान, प्रतीक, रचना आदि। इसे हैलिडे ने भाषा का अभिव्यक्त परक प्रकार कहा है। प्रतिनिधि निधानात्मक प्रकार भाषा का विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट रूप में प्रयोग करना है, जैसे भाषा के बारे में भाषा, साहित्य आलोचना की भाषा, समाचार की भाषा, विज्ञापन की भाषा आदि। हैलिडे ने इसे प्रयोजन मूलक प्रकार कहा है। भाषा चूंकि प्रयोक्ता की सभी जरूरतों को पूरा करती है, अतः उसके भीतर ये सभी प्रारूप सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त ब्यूलर, याकोब्सन आदि विद्वानों ने भी भाषा आदि पर विशेष चर्चा की है। ब्यूलर ने 3 प्रकार, समुद्दिष्ट प्रकार, क्रियावृत्तिक प्रकार, भावबोधक प्रकार माने हैं। याकोब्सन ने संपर्क प्रकार, काव्यात्मक, आदिभाषिक प्रकार माना है। हैलिडे ने भाषा प्रकार संबंधी चिंतन में भाषा प्रकार को प्रयाक्ता की मांग का परिणाम माना है और यह घोषित किया है कि हम भाषा से जो और जितना मांगे हैं वो हमें देती है। हाइम्स का यह कहना है कि चाहे हम भाषा रूप की चर्चा करना चाहे वाक् प्रकारों की, चाहे बोलियों की, केवल भाषा वैज्ञानिक धरातल पर हम भाषा कोटियों की परिभाषा भी मात्र व्याकरणिक धरातल पर नहीं दे सकते। इनका समाज सांस्कृतिक धरातल पर विश्लेषण आवश्यक होगा, क्योंकि ये सभी भाषा संबंध होते हैं। प्रोक्ति भाषा एक संप्रेषण व्यवहार है। इस संप्रेषण व्यवहार के क्रम में भाषा की महत्तम इकाई जिसे पूर्ण अर्थ की प्रतीत हो वो क्या है? संप्रेषण व्यापार तब तक संभव नहीं है जब तक श्रोता पक्ष उपलब्ध नहीं हो, अर्थात संप्रेषण व्यापार का वास्तविक संदर्भ संलाप और वार्तालाप है, न कि एकालाप और वाक्य एकालाप भी महत्तम इकाई है, न कि संलाप की। संप्रेष्य और संप्रेषण की अंतर्निहित आवश्यकता को साधने वाली इकाई वाक्य से ऊपर की इकाई होती है, जिसे प्रोक्ति या पाठ के नाम से जाना जाता है। प्रोक्ति अथवा डिस्कोर्स की संकल्पना भारत में अत्यंत प्राचीन है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे महाकाव्य कहा है। वाक्योच्चो महाकाव्यम, महाकाव्य शब्द में बड़े वाक्य का भाव है। पश्चिम भाषाविद ग्लिसन ने इसके लिए अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस कहा है। हैरिस ने इसे डिस्कोर्स कहा है। हैलिडे ने टेक्स्ट कहा है तथा हाइसम ने स्पीच इवेंट। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे वाक्यबंध कहा अधिक उचित समझा है। साथ ही डॉक्टर तिवारी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है: तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त और आपस में आंतरिक रूप में सुसंबद्ध एकाधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई को प्रयोक्ति कहते हैं जो संदर्भ विशेष में अर्थघोतन की दृष्टि में पूर्ण हो। अतः प्रोक्ति की परिभाषा में एक बात विशिष्ट है, वो है अर्थ की पूर्णता। अर्थ की पूर्णता के संबंध में यही कहा जा सकता है कि एक पद भी अर्थ का बोध कर सकता है तो एक संपूर्ण महाकाव्य भी अर्थ ज्ञापन में सफल हो सकती है, अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अर्थ संप्रेषण का
अतः प्रोक्ति वाक्य की एक व्यवस्थित कड़ी है जो पूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण करती है। अतः प्रोक्ति के संदर्भ में कुछ बातें द्रष्टव्य है। पहला, प्रोक्ति वाक्य होते हैं तथा वाक्यों की सुसंबद्ध कड़ी होती है। दूसरा, ये वाक्य आपस में मिलकर संदर्भ विशेष में अर्थ की दृष्टि में पूर्ण होते हैं। तीसरा, प्रोक्ति की संरचना का मूलधारा संलाप और संवादिता है। अतः प्रोक्ति अपने छोटे रूप में एक पैराग्राफ, एक छंद या एक दृश्य भी हो सकती है, एक अध्याय या अंक भी हो सकती है, तथा अपने बृहत्तम रूप में एक पूरी कहानी, पूरा उपन्यास, पूरी एकांकी, पूरा निबंध, पूरी कविता, पूरा खंडकाव्य या पूरा महाकाव्य भी। अतः प्रोक्ति का निर्णय आकार से नहीं प्रकार से होते हैं। प्रोक्ति मूलतः बातचीत है। प्रोक्ति प्रारूप। प्रोक्ति एक ऐसी संकल्पना है जो संप्रेषण की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकता का अर्थ है। वक्ता का तात्पर्य, उस तात्पर्य की भाषिक अभिव्यक्ति तथा श्रोता द्वारा उसका अर्थ ग्रहण अथवा संप्रेषण की क्रिया तभी संभव होगी जब वक्ता श्रोता उपस्थित हो। यह एक सामाजिक व्यवहार है जहाँ प्रायः यह बातचीत के रूप में प्रयोग होना नजर आता है। वैसे तो भाषा व्यवहार के मूल में संलाप की स्थिति रहती है, फिर भी प्रोक्ति के दो प्रारूप बनते हैं, वार्तालाप और भाषण। वार्तालाप और भाषण की स्थिति के अतिरिक्त ऐसी स्थितियाँ भी उपस्थित होती है जब वक्ता स्वयं संबोधित करता है। ऐसी स्थिति प्रायः तो नहीं आती, किंतु यह मनन चिंतन से ही उत्पन्न स्थिति है जो व्यक्ति के साथ स्व वार्तालाप एवं स्व भाषण के रूप में उपस्थित होती है। वार्तालाप क्या देखते हैं? वार्तालाप को हम बातचीत या परिचर्चा कह सकते हैं। भाषा का व्यवहार बिना के स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। वार्तालाप में वक्ता और श्रोता की भूमिका अनिवार्य है तथा दोनों के बीच आपसी भूमिकाएं भी बदलती रहती है। इसके साथ ही वक्ता एवं श्रोता अपनी भूमिका परिवर्तन के समय बातचीत के क्रम में एक दूसरे की बात को सुनते हैं तथा संदर्भगत उत्तर भी देते हैं, अन्यथा बातचीत में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वार्तालाप के लिए तथा उसके अबाध गति से चलते रहने के लिए वार्तालाप के भागीदारों ने अनुभव जगत की साम्यता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत विषमता हो सकती है, लेकिन अत्यधिक विषमता होने पर वार्तालाप का क्रम टूट जाता है। वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए विचार करने से पता चलता है कि चर्चा, परिचर्चा, साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन आदि वार्तालाप की कोटि में ही आते हैं। वार्तालाप के भी दो रूप हो सकते हैं, स्थिर एवं गत्यात्मक। उदाहरण स्वरूप, नितिन, आज मुझे बाजार जाना है, तुम चलोगे? अखिल, नहीं यार, आज कुछ तबीयत, चलो कोई बात नहीं, कुछ लाना हो तो बता दो। अखिल, हाँ, एक काली पेंसिल ले लेना। नितिन, अच्छा ठीक है। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के बीच बातचीत का मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। अतः वार्तालाप में प्रश्न, प्रतिप्रश्न तथा अर्थ का होना वार्तालाप को गति प्रदान करता है। दूसरा है भाषण। भाषण में वक्ता की भूमिका होती है तथा श्रोता की भूमिका प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष अथवा मुख्य की तरह रहती है। भाषण का कोई ना कोई संदर्भ होता है। इसको बातचीत तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। यह एक ऐसी संप्रेषण प्रक्रिया है जिसमें वक्ता संदेश प्रसारित कर देते हैं तथा श्रोता की प्रतिक्रिया का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता है। किसी मंच पर भाषण देते समय दर्शक श्रोता वर्ग सामने रहते हैं, अतः इसे प्रत्यक्ष भाषण कहते हैं। जब टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से किसी भाषण का प्रसार होता है तो श्रोता सामने उपस्थित नहीं रहता है, अतः उसे अप्रत्यक्ष भाषण कहते हैं। प्रत्यक्ष भाषण में श्रोता कभी कभी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं या अरुचि दिखा सकते हैं, जिससे भाषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। किंतु अप्रत्यक्ष श्रोता वाले भाषण में श्रोता मुक्त दर्शक श्रोता बने रहते हैं। वे चाहकर भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। स्वालाप, यह समाज के अंतर्गत होने वाले विनिमय व्यापार नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत मामला है। इसे एकालाप भी कहते हैं। एकालाप में एक ही प्रतिभागी संबोधक और संबोधित की भूमिका निभाता है। प्रकार की
दृष्टि से एकालाप भी संलाप होता है। एकालाप में एक ही व्यक्ति के वक्ता श्रोता होने के कारण नियम संहिता में भी भिन्नता की या विषमता की बात नहीं आती। इसे स्वगत कथन भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जिंदगी क्या है? आज मेरे पास सब कुछ है, घर, नौकरी, बीवी, बच्चे, रुपया, गाड़ी, लेकिन सब व्यर्थ है। ईश्वर के प्रति मेरी उदासीनता ने मुझे कहाँ ला दिया। आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर जब ज्ञानेंद्र अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है, एक डर सा बैठ गया है। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ त्याग कर प्रभु की शरण में जाकर ही शांति पाऊंगा। सुवार्तालाप व्यक्ति के अंतर्मन में उठने वाले विचार एवं चिंतन है। चलचित्र में सुवार्तालाप द्वारा उस चरित्र के आंतरिक पक्ष को दिखाया जाता है। सुभाषण की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न है। सुभाषण में वक्ता किसी भावातिरेक में चिल्ला उठता है। यहाँ श्रोता से अपेक्षा नहीं की जाती है, जैसे हे ईश्वर, घोर कलयुग आ गया है, मानव का दुश्मन हो गया है, इतनी दरिंदगी, राम राम। लिखित प्रयुक्ति के प्रारूप। लिखित रूप में प्रयुक्ति के वार्तालाप, एकालाप, भाषण जैसे गद्यात्मक संदेश का संप्रेषण नहीं हो सकता है। लिखित रूप में कोई पत्र भेजा जा सकता है तो प्रत्यक्ष नहीं है। पत्र लेखन, आवेदन, सूचना लेखन, उपन्यास, कहानी, आलोचन, नाटक आदि भाषा के लिखित रूप में भी लक्ष्य संप्रेषण ही होता है, किंतु उनका रूप मौखिक भाषा में भिन्न भिन्न होता है। अतः लिखित प्रयुक्ति को भी कुछ भागों में बांटा जा सकता है। वार्तालाप में पत्र लेखन इसमें लेखक पाठक का प्रश्न उत्तर से संबंध होता है। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि में भी वार्तालाप मिलते हैं, लेकिन वे पहले से निर्धारित व सीमित होते हैं, साथ ही मौखिक वार्तालाप पर आधारित होते हैं। लिखित एकालाप, भाषण, सूचना, संदेश, अखबार में लेखन आदि स्वालाप, इसमें व्यक्तिगत डायरी आती है। अतः भाषा का मौखिक रूप प्रभावमान और गतिशील होती है। लिखित रूप में भाषा में भी स्थिरता अर्थात साहित्यता रहती है तथा भाषण अथवा स्वलाप के लिखित रूप को पूर्व नियोजित या संशोधित माना जा सकता है, जबकि मौखिक में प्रसंगानुकूल तब्दीली भी आ सकती है। प्रयुक्ति विश्लेषण। प्रयुक्ति एक भाषा व्यवहार है जिसका भाषा विज्ञान विवेचन प्रयुक्ति विश्लेषण कहलाता है। प्रयुक्ति मूलतः संप्रेषण की एक पूर्ण इकाई है, जिसकी संरचना में भी अवयवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा की अभिव्यक्ति के विविध संदर्भों में प्रयुक्ति के विश्लेषण को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सामाजिक परिवेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म, पालन पोषण और मृत्यु होती है। अतः मनुष्य एक भाषीय प्राणी है तथा वह अपनी भाषा का प्रयोग समाज में जीवन पर्यंत करता है। प्रयोगों से समाज में भी अलग अलग परिवेश होते हैं, जिनके बीच व्यक्ति अपने भाषण संप्रेषण की उपलब्धि का प्रयोग करता है। पहला पारिवारिक परिवेश, व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय था पेशागत परिवेश, तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक कार्य का परिवेश, चौथा शिक्षा दीक्षा का परिवेश, पांचवा राजनीतिक परिवेश। पहला है पारिवारिक परिवेश। क्या है? मानव का जन्म परिवार में ही होता है तथा परिवार ही उसके प्रथम पाठशाला है, जहाँ वो भाषा का प्रथम प्रयोग करता है। अपनी बातों द्वारा कार्य का संपादन करना बच्चा अपने परिवार के सदस्य ही सीखता है। वार्तालाप की यह प्रक्रिया शिशु को समाज की भाषिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से समझता है। पेशागत परिवेश। जीविकोपार्जन हेतु मानव या तो कोई इस क्षेत्र में व्यक्ति को भाषा एवं शैली विशिष्ट हो जाती है। इस प्रकार के वार्तालाप में व्यक्ति अपने व्यवसाय अथवा पेशे में संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो स्थिर वार्तालाप के रूप में होता है। तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का परिवेश। व्यक्ति समाज में कुछ सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं का भी पालन करता है। इन कार्यों के ज़्यादातर भाषण ही होता है, जैसे विवाह आदि कर्मकांडों में मंत्रोच्चारण, यज्ञादि, हवन, जनेऊ, कीर्तन, भजन, गीत संगीत, धर्मग्रंथ का पाठ आदि। यहाँ वार्तालाप की प्रक्रिया कम ही दिखाई पड़ती है।
चौथा है शिक्षा दीक्षा का परिवेश। शिक्षण संस्थाओं के व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान तथा जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए स्कूल कॉलेज प्रोफेशन संस्था आदि में भाषण परिचय संगठित सम्मेलन आदि भाषण के प्रारूप मिलते हैं। ज्ञान विज्ञान के विकास में अब इंटरनेट टीवी रेडियो कंप्यूटर आदि द्वारा भी शिक्षा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार की सामग्रियों से भी भाषा की अप्रत्यक्ष श्रोता मुक्त भाषण का व्यवहार होता है। लिखित रूप में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है जो लिखित संलाप के रूप में जानी जाती है। पांचवा राजनीतिक परिवेश। मानव की भूमिका राजनीतिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय मर्यादा आदि की रक्षा के लिए समाज में मनुष्य की भूमिका विभिन्न राजनीतिक पदों पर महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री आदि राष्ट्रीय नेता द्वारा देश की प्रत्येक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व उठाया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की सुरक्षा एवं अन्य देशों में संबंधों की शुरुआत की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भाषण सम्मेलन सूचना संगोष्ठियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद का कार्यवाही आदि के द्वारा विभिन्न कार्यों का निष्पादन एवं उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ वार्तालाप भाषण आदि के प्रारूप उपस्थित ही जाते हैं। सामाजिक संबंध या परिस्थिति। समाज में व्यक्ति की भूमिका असंदिग्ध है। व्यक्ति समाज के प्रत्येक क्रियाकलापों का उत्तरदायी होता है। समाज संचालक से लेकर उसके संचालन के अल्प योगदान देने तक कार्य भी व्यक्ति ही करता है। किसी भी समाज में एक व्यवस्था होती है जो व्यक्ति स्तर से राष्ट्र स्तर तक उत्तर व्यवस्थित होती है। जैसे व्यक्ति परिवार का मुखिया, गांव का मुखिया, अंचल का अधिकारी, जिला स्तर पर अधिकारी, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार की संकल्पना का संचालन व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। वह यदि समाज में नेता के रूप में कार्य करता है तो अपने अधीनस्थ सदस्यों से भाषिक व्यवहार एवं अपने से उच्च अधिकारी से भाषिक व्यवहार में अंतर कर लेता है। यही भाषा की प्रयुक्ति एक ही व्यक्ति में परिवेशगत अलग अलग भूमिकाओं के द्वारा अलग अलग रूप में उपस्थित होती है। अतः समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्तरीय भेद है जिसमें व्यक्ति भी अपनी भाषिक अभिव्यक्ति में स्तरीय भेद के दायित्व का निर्वाह करता है। सामाजिक प्रयोजन। भाषा एक सामाजिक प्रकार है। संप्रेषण की आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इसके प्रत्येक कार्य के संपादन में सामाजिक प्रयोजन निहित रहते हैं। संप्रेषण की आवश्यकताओं में व्यक्ति वार्तालाप के क्रम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है। पहला, संदेश का प्रत्युत्तर मिले। दूसरा, संदेश निरर्थक न होकर सार्थक हो अथवा किसी तरह का बड़बड़ाना न होकर भाषा का सामाजिक रूप से प्रयोग किसी न किसी कार्य को अंजाम दे। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच आपसी ज्ञान और समझ का आदान प्रदान होना चाहिए। अतः सामाजिक प्रयोजन के आधार पर व्यक्ति की शैली में परिवर्तन आ जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली होती है जिसकी अभिव्यक्ति से वह व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में स्थापित होता है। सामाजिक भाषा व्यवहार के पैटर्न। प्रयुक्ति भाषा संप्रेषण परक इकाई है। अतः समाज में भाषा के प्रयोग का कुछ नियम होता है। इस प्रकार भाषा प्रयोग के नियम को समाज से संबंध कर कुछ पैटर्न निर्धारित किए गए हैं जिससे प्रयुक्ति को सामाजिक प्रयोजन के आधार पर विभाजित किए जा सकें। अतः प्रयुक्ति का संदर्भगत भेद उसकी भाषण और वार्तालाप की शैली में निर्धारित होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रयोजनों के उपलक्ष्य में अलग अलग भाषिक शैली का प्रयोग करता है। व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने वाली यह शैली लिखित मौखिक दोनों ही हो सकती है। अभिव्यक्ति शैली को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। आदर्शसूचक संबोधन द्वारा मापन, व्यक्तिगत संबंध द्वारा मापन, भाष्य व्यक्तिक शैली द्वारा मापन। तो पहला आदर्शसूचक संबोधन द्वारा मापन। इसके अंतर्गत व्यक्ति आदर्शसूचक संबोधन द्वारा वार्तालाप आरंभ करता है। इस आदर को भी कोटियाँ निर्धारित कर दी गई है।
अत्यधिक आदर, जैसे परम पूज्य के प्रति या किसी अति प्रभावशाली व्यक्ति के प्रति। सामान्य आदर, जैसे किसी सामान्य उच्च अधिकारी या श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति। संभाव, जैसे जहाँ कोई सहकर्मी, सहपाठी या मित्र हो अथवा कोई ऐसा अनजाना व्यक्ति जिसके लिए औपचारिकता की कोई आवश्यकता न हो। अनादर का भाव अथवा आदर, इसके अंतर्गत कोई भी अनचाहा आगंतुक अथवा मनमुटाव के क्रम है। क्रमापन, इसमें शैली की विशेषता को निम्नलिखित भागों में बांटा सकते हैं। अति औपचारिक, औपचारिक, सामान्य परिचय, घनिष्ठ, अति घनिष्ठ। तीसरा है भाषात्मक व्यक्तित्व शैली द्वारा मापन। यह नितांत व्यक्तित्व लहजा है जो एकालाप चिंतन के रूप में या आत्म अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्ति की व्यक्तिक शैली होती है। भाषाविद हाइम्स ने इस संप्रेषण को की कहा है। पाठ के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रयोक्ति ही पाठ है। हैलिडे ने प्रयोक्ति को टेक्स्ट कहा है तथा हैरिस इसे डिस्कोर्स कहते हैं। विद्वान ने डिस्कोर्स से और टेक्स्ट में अंतर करते हुए कहते हैं जो बातचीत होता है वो डिस्कोर्स होती है तथा उसी का लिखित रूप टेक्स्ट या पाठ कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोक्ति के रूप में वार्तालाप, एकलाप अथवा भाषण का लिखित रूप पाठ कहलाता है। यह पाठ प्रयोक्ति के संकुचित अर्थ में प्रयोक्ति होता है। कोई पाठ वाक्यों की एक सुव्यवस्थित कड़ी के रूप में होता है। अतः जिस प्रकार वाक्य शब्द नहीं शब्दों की कड़ी है, उसी प्रकार पाठ वाक्य नहीं अपितु वाक्य का गुच्छा है। साथ ही जिस प्रकार शब्दों की हर कड़ी वाक्य का दर्जा नहीं पाती, उसी प्रकार वाक्यों की हर कड़ी में प्रोक्ता पाठ का दर्जा नहीं पा सकती हैं। वाक्यों को आपस में क्रमबद्ध होना चाहिए जो अर्थ की सामंजस्यता के साथ प्रतीत किया हो। इसमें प्रत्येक वाक्य के बीच सहचर्य एवं पूर्व पराक्रम संबंध होता है जिसका संयोजन मानव मस्तिष्क के व्याकरणिक एवं अर्थपरक सांचे द्वारा होता है। उदाहरण के रूप में एक अव्यवस्थित वाक्य समूह द्रष्टव्य है। पहला एक था सेठ, दूसरा एक दिन की बात थे, हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर में पर बैठ गई। सेठ गहरी नींद में सोया था। बंदर बार रोज मक्खी को पंखे से उड़ाता पर मक्खी बार बार सेठ के शरीर पर बैठ जाती। बाहर से वो पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ले आया। बंदर ने पत्थर के टुकड़े से मक्खी को जोर से मारा। इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठी। मक्खी तो उड़ गई पर बेचारा सेठ की नाक टूट गई और बेहोश हो गया। उसने एक बंदर पाला था। इस वाक्य में किसी भी प्रकार का संयोजन नहीं है। यह आपस में सुबंध से रूप से व्यवस्थित करने पर ही पाठ के रूप में अर्थ संप्रेषित कर पाएगी। अतः इन्हें सुव्यवस्थित करने पर निम्नलिखित पैराग्राफ बन जाएंगे। एक शेर था, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था पर बंदर तो बंदर ही था। एक दिन की बात है, सेठ गहरी नींद में सोया था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता पर मक्खी बार बार सेठ को शरीर पर बैठ जाती। इस बार मक्खी सेठ के नाक पर बैठी। बंदर से रहा नहीं गया, तब वो बाहर से पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ले आया। बंदर ने पत्थर के टुकड़े से मक्खी को जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई पर बेचारा सेठ की नाक टूट गई और वे बेहोश हो गए। अतः प्रयुक्त पाठ से एक संदेश का संप्रेषण होता है कि जानवर और मनुष्य इंसान में फर्क होता है। इस पाठ में वाक्य की व्यवस्था को पुनः सर्जित कर उपस्थित किया गया है। इसके सृजन में भाषा व्यवस्था की एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली कार्य करती है जिसे संशक्ति कहते हैं। यह संशक्ति ही हमें वाक्य संयोजन की सही प्रक्रिया के लिए अभिप्रेरित करती है। हालांकि ये सारी प्रक्रियाएं मानव भाषा अर्जन के समय ही अधिगम कर लेता है। संशक्ति क्या है? कोहेसन। प्रयोक्ति के संदर्भ में एक बात ज्ञात होनी चाहिए कि प्रयोक्ति वह भाषिक अभिव्यक्ति या भाषा व्यवहार है जिसमें अर्थ का पूर्ण संप्रेषण होता है। अर्थ संप्रेषण के लिए वाक्य स्तर पर शब्द की व्याकरणिक संरचनात्मक व्यवस्था का होना जरूरी है। प्रत्येक शब्द का स्थान निश्चित है।
वह अपने अर्थ संप्रेषण के रूप में एक दूसरे से सुसंबद्ध रहते हैं। इसी प्रकार प्रयुक्ति के लिखित रूपों का विश्लेषण करने पर उसका अर्थ भी जब उसकी श्रृंखलाबद्ध होगा। इस प्रक्रम का नाम संशक्ति है। संशक्ति दो प्रकार के होते हैं, व्याकरण आधारित संशक्ति, अर्थ आधारित संशक्ति। तो व्याकरण भाषा के महत्तम संरचना वाक्य है तथा वाक्य से ऊपरी वाक्यों पर ही संरचना प्रयुक्ति अतः व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य की संरचना के पश्चात दो वाक्यों के बीच परस्पर जुड़ाव को व्याकरणिक रूप से गठित करने का निम्नलिखित प्रकार है। पहला का संकेतन रेफरेंस वाक्य को आपस में जोड़ने के लिए उसके मुझको आदि माध्यमों का प्रयोग करते हैं जो वाक्य को अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती वाक्य से सुसंबद्ध करता है। संकेतन की तीन भेद हैं। पूर्व संकेतन जैसे उसको, उसके, आदि। पश्चिम संकेतन जैसे इस तरह, इस प्रकार। अतः आदि वही संकेतन जैसे वह, आदि। स्थानापन्न शब्द हिंदी भाषा के स्थानापन्न के लिए अंग्रेजी की भांति वन और टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदी के इस संशक्ति के लिए एक ही शब्द का व्यवहार कभी कभी हो जाता है। स्थानापन्न का अर्थ एक दूसरे के साथ स्थान पर उपस्थित होना। तीसरा है अध्याहार। अध्याहार का अर्थ होता है अनुमान से अर्थ निकालना, अतः शब्द को वाक्य या पदों को पूरा करने के लिए ऊपर से जोड़ लेने। जैसे फ्रिज में सेब है, दे ले लो, नहीं मम्मी मुझे तुम ले लो, नहीं दो ले लो, नहीं मम्मी मुझे 3 चाहिए। यहाँ 2 और 3 सेब का अध्याहार है। अर्थात अर्थ आधारित संशक्ति। अर्थ पर आधारित संशक्ति में वाक्य के बीच क्रम में अर्थ का सामंजस्य बिठाना होता है। इस प्रकार से वाक्य जोड़ने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, उसे, यहाँ पर सर्वनामा उसे अच्छे अंक मिले। अब वह, यहाँ पर वह लगा है, किसी अच्छे कॉलेज में नामांकन करवा सकता है। इन सब के अलावा तर्कधारित संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जिसमें कार्य कारण संबंध द्वारा वैज्ञानिक संगठन दिया जाता है। पाठ विश्लेषण देखते हैं। प्रयुक्ति के लिखित रूप में विश्लेषित करने के लिए उसके संदर्भ, उसकी संरचना, उसकी अर्थ की दृष्टि में संपूर्णता आदि इन सभी बिंदुओं पर पाठ को जांचना पड़ेगा। अतः पाठ विश्लेषण में कई नियम एक साथ कार्य करते हैं जिसमें जांच पूरी होती है। जैसे सामाजिक परिवेश, चर्चा बिंदु, अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः भाषीय कोण, व्याकरणिक संरचना, तार्किक दृष्टिकोण आदि। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है प्रयुक्ति विश्लेषण समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा विषय है प्रयुक्ति, यानी किसी भी वाक्य का प्रयुक्ति होता है कि उसका जो संप्रेषण का पूरा अर्थ समझ में आए, पूरा अर्थ समझ में आए। और प्रयुक्ति में भाषा प्रकार यह है, तो इसमें हम किस प्रकार से हम भाषा को, यानी वाक्य को बोलते, कई वाक्य को धमकी दे, जैसे कुछ नियम के अनुसार, चेतावनी के अनुसार, इस तरह से होता है। फिर प्रयुक्ति जो है किसे कहते हैं और विभिन्न आचार्यों ने क्या कहा है। फिर प्रयुक्ति के बाद जो होता है, प्रयुक्ति के रूप होते हैं। एक है वार्तालाप, बातचीत के समय। दूसरा है भाषण के द्वारा, और भाषण के द्वारा। फिर आपका तीसरा है स्वलाप, खुद से बात करना। चौथा है लिखित प्रयुक्ति के प्रारूप में। फिर प्रयुक्ति की विश्लेषण है। प्रयुक्ति के विश्लेषण में 5 आते हैं: पारिवारिक सब परिवेश, व्यवस्था अथवा पेशागत परिवेश, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य का परिवेश, शिक्षा दीक्षा का परिवेश, राजनीतिक परिवेश। उसके बाद आपका ये सब समाप्त होने के बाद सामाजिक संबंध भी इसमें आते हैं, सामाजिक प्रयोजन भी आते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है आदर्शसूचक संबोधन द्वारा मापन, व्यक्तिगत संबोधन द्वारा मापन, भाषात्मक व्यक्ति की शैली। हाँ, फिर पाठ है, तो पाठ को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उसमें
प्रयुक्ति और संसक्त प्रयुक्ति को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, और संसक्त जो कोहेसन है उसे किस प्रकार प्रयोग करता है। कोहेसन को व्याकरण आधारित संसक्ति भी कहते हैं और अर्थ आधारित संसक्ति भी कहते हैं। तो व्याकरण आधारित संसक्ति को व्याकरणिक दृष्टि से या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की महत्व संरचना वाक्य में है तथा वाक्य में ऊपर वाक्य तक संरचना प्रयुक्ति होता है। उसके बाद स्थानापन्न शब्द, हाँ, और संकेतन संकेत के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा, स्थानापन्न के द्वारा, फिर आद्यहार जो फ्रिज में पहले मुझे दो है से तुम दो ले लो, तो यहाँ पर 3 और 2 के माध्यम से, और पाठ विश्लेषण है। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकते हैं प्रयोग की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए प्रोक्ति विश्लेषण का महत्व बताइए। हाँ, फिर आपको प्रश्न आ सकता है फिर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए, भाषा के प्रकार क्या है, प्रयोक्ति विश्लेषण में समाज का महत्व क्या है। हाँ, फिर आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि संसक्ति के विविध आयामों पर विश्लेषण कीजिए। तो याद रखिए, बार बार इसे पढ़िए, कुछ इतना हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, सहज ही है, लेकिन प्रयोक्ति, संसक्ति, उसके प्रकार, भाषा प्रकार, एक बार समझ के पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और ये आपके काम आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसे समाप्त करती हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि बहुत ही जल्दी दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप कीजिए। और मेरा जो सब्सक्राइबर बहुत ही नज़दीक है, 100 के बहुत ही नज़दीक है। 1, 2 या 3 से ये सब्सक्राइबर 100 में पहुंच जाएंगे, और आपसे मैं ये अनुरोध करती कि मुझे 100 तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद 200 की या कुछ करके आगे बढ़ती जाऊंगी। तो आपके द्वारा ये सब संभव हो सकता है। आपको मैं दिल से निवेदन करती कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करती हूँ, पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो एक सब्सक्राइबर क्या मुझे मिल नहीं सकता है क्या। तो एक वीडियो देखते हो तो उसे शेयर कीजिए, और उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए। आपके कोई नया वीडियो पढ़ाई के लिए, इग्नो के लिए मिल जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पाठ को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।